सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू विश एवरी वुमेन कैंडिडेट, एवरी वुमेन एस्पिरेंट, एवरी फीमेल एस्पिरेंट अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द एंटायर सिविल्स डेली टीम। हम सब आपके खुशी, आपकी समृद्धि, आपके शांति और आपके सक्सेस के लिए ढेर सारी कामना करते हैं। एंड वंस अगेन वी ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे आज बोलने में, क्योंकि हाँ, ओपेड हमारा शाम को ही जाता है। लेकिन वंस अगेन जो भी मेरे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे आर फीमेल कैंडिडेट, उनको मेरे सारे मेल कैंडिडेट्स की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। आपके रहने से एक पॉजिटिविटी, एनर्जी आती है। विमेन औरत एक ना तो सिर्फ सिर्फ एक एक जेंडर के फॉर्म में देखी जाती, बल्कि एक जननी होती है। कोई भी पुरुष, कोई भी औरत औरत के कोख से ही जन्म लेती है, उसके बाद कोई ऐसा उद्धार नहीं है। तो वंस अगेन वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। लेकिन आज वुमेन्स डे है और इससे रिलेटेड मेरे पास दो चीज़ें हैं आपको एक सरप्राइज के तौर पे बताने की, ठीक है। हालांकि अगर आपने आद्या मैम का करंट अफेयर सेशन देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो समझ जाएंगे अभी, ठीक है। सो हमारी टू डू लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। सो वुमेन्स डे है आज, 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मिशन एकलव्य क्या है, मिशन एकलव्य के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं डिटेल्ड ओपेड एनालिसिस में। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, 2 आर्टिकल हम कवर करेंगे क्विकली, ओके। विमेंस वर्किंग टू विद द ड्रीम ऑफ चाइल्ड केयर, एक ये है, और एक ये है रीपिंग द पोटेंशियल ऑफ फीमेल वर्कफोर्स। ये दोनों आर्टिकल दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ऐसे आर्टिकल है कि आप इसकी एक एक लाइन भी लिख सकते हो अपने मेंस आंसर में, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट कई सारे मेंस के क्वेश्चन के यहाँ आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मज़ेदार आर्टिकल है। प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि सुबह की चाय अगर हो गई हो तो शाम की कॉफ़ी के साथ आप लेके बैठिए और इत्मीनान से पेन कॉपी निकाल के ले आइए। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। तो शुरू करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है, आपका मेंटोर हूं और स्वागत है आप सबका सिविल्स डेली के यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेड सेक्शन, ठीक है। चलते हैं आगे। वंस अगेन very very happy women's day, and I literally seriously I admire a lot जितनी भी लेडीज़ एसोसिएटेड हैं मेरी लाइफ से, मेरी मदर हो गई, मेरी सिस्टर हो गई, जितने लोग हैं सबको मैंने विश कर दिया है सुबह ही सुबह। सो एंड आई फील वेरी ऑनर्ड समटाइम्स व्हेन दे रिप्लाई बैक कि अरे थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोला। तो आप लोग भी, अभी टाइम बाकी है, अपने अपने कलीग्स को प्लीज़ आप लोग अभी भी विमेंस डे का मैसेज भेजिए, एक प्यारा सा मैसेज के साथ, ठीक है। क्यों मनाया जाता है आप सबको पता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था फेमिनिज्म की थर्ड वेव, फेमिनिज्म की भी वेव चल रही थी। थर्ड वेव के तहत बहुत ज़्यादा ही एक नारीवाद का नारा चल रहा था, जिसमें इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही थी। एंड दैट इज़ व्हाट यूएन, यूनाइटेड नेशन हैड डिसाइडेड टू अडॉप्ट विमेन एज अ वुमेन्स डे ऑन 8th of March, ठीक है। तब से वुमेन्स डे मनाया जाता है, दैट इज एन इंटरनेशनल डे। और इस साल की क्या थीम है, इस साल की थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। एवरी लाइफ बिगिंस विद अ वुमेन, रेस्पेक्ट एंड एनकरेज एवरी वुमेन फॉर व्हाट शी इज। हैविंग यू इन माई लाइफ मेक्स मी ग्रेटफुल एंड इंस्पायर्ड एवरी डे, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की पूरी थीम वुमेन्स डे के ऊपर है, तो हम देखते हैं। ये है दोस्तों फाइंडिंग एकलव्य, ठीक है। सो होल्ड कर लीजिए और ध्यान से समझिए व्हाट इज दिस। वी आर लुकिंग फॉर टॉप 50 कैंडिडेट्स, वी आर लुकिंग फॉर टॉप 50 कैंडिडेट्स who wanted to crack UPSC Civil Services Exam 2023 which is next year 60% स्कॉलरशिप के साथ। 60%, 10, 20, 30, 40, 50 नहीं, 60% स्कॉलरशिप के साथ वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस प्लेटफॉर्म। हम इन सुपर 50 ग्रुप को ढूंढ रहे हैं एंड
आई डेफिनेटली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो डेली बेसिस पे आप लोग मेरी वीडियोस देखा करते हैं, अगर आप लोग इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करिए, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए 2023 के लिए आप तैयार कर रहे हैं, गो फॉर इट गाइज नाउ। पॉज करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दिया हूँ, उस पर क्लिक करो, भरो फॉर्म, फिर वापस आके इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका टेस्ट जो है 13 मार्च को एक कंडक्ट होगा, एक होगा 20 मार्च को। 13th and 20th मार्च इज द ओपन डे। दिस डे यू विल हैव द टेस्ट्स एंड वी विल शॉर्टलिस्ट टॉप 50 एस्पिरेंट्स। अच्छा, एक कहानी मैं बताता हूँ आपको। मेरे एक एस्पिरेंट ने मुझसे कहा था कि जब मैंने उसको ये बोला कि मैं तुम्हारा द्रोणाचार्य बनने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मेरे अर्जुन बनोगे? उसने कहा कि आई हेट द्रोणाचार्य। ठीक है, अब ये फिलॉसफी है, उसको समझ लीजिए। बेसिकली सिविल्स डेली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, हम यहाँ का कोई मेंटर द्रोणाचार्य नहीं है, यहाँ का कोई मेंटर द्रोणाचार्य नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु द्रोण ने एक किसी पर्पस के लिए अर्जुन को ट्रेन किया था। उनको पता था कि ये भविष्य में आने वाला राजा बनने वाला है, उनको पता था कि ये पांडवास का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र है, उनको पता था कि कृष्ण साथ रहेंगे अर्जुन के, बहुत सारी चीजें उनको पता होने के बावजूद था। इसलिए उन्होंने जो एकलव्य था, अंगूठा काट दिया फिर भी उसको अपने टीम में शामिल नहीं किया। कर्ण जो कि शूद्र पुत्र कहा जाता था, मतलब शेड्यूल कास्ट, उसको भी नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि दोनों सर्वश्रेष्ठ थे अर्जुन से। सिविल्स डेली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो ना ही जातिवाद ना धर्मवाद, ठीक है, हम कुछ नहीं देखते एज सच। आपके मेरिट पे, आपके टैलेंट पे ये टॉप 50 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे, ठीक है। हम गुरु द्रोण की भूमिका नहीं निभाएंगे यहाँ पे। हम पूरा विजिलेंस के साथ, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ ये टेस्ट कराएंगे। अगर आप में अर्जुन बनने की क्षमता है, अगर आप में कर्ण बनने की क्षमता है, एकलव्य बनने की क्षमता है, तो ज्वाइन कीजिए इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को। दिस इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर IAS एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग फॉर 2023। ओके, समझ में आ गई बात? ये है इसके कुछ डिटेल्स, ये आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। जो भी बच्चा इस प्रोग्राम को रजिस्टर करेगा, टेस्ट देगा, और जो टॉप 50 कैंडिडेट्स होंगे हमारे, उनको ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मेंटरशिप 1-to-1, बहुत तोड़ू चीज़ है मेंटरशिप 1-to-1, ठीक है। हम आपको मास्टर क्लास देंगे गाइडेड बाय GS सिलेबस, ओके। समाचार मंथन, जो कि सिविल्स डेली का सबसे पुराना, सबसे पॉपुलर और सबसे डैशिंग प्रोग्राम है। डेसिमेट प्रीलिम्स, ओके, मेंस आंसर राइटिंग का इनिशिएटिव, स्मैश मेंस, एसे, इंटरव्यू, सिविल्स डेली पीयर टू पीयर इंटरेक्शन, और भी बहुत कुछ है। एक कंप्लीट तैयारी होगी दोस्तों। सो आई वुड सीरियसली रिकमेंड यू गाइज, वीडियो पॉज करिए और लिंक पे क्लिक करिए, ठीक है। मुझे बताइएगा कमेंट करके किस किस ने इस फॉर्म को भरा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। ये टर्म है आज का, आप बहुत देखोगे क्रीशे यूज हुआ है आज के आर्टिकल में। क्रीशे का मतलब ये है अ प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रंस आर लुक्ड आफ्टर वाइल, ठीक है, जब उनके पेरेंट्स काम करने जाएं, शॉपिंग करने जाएं, ठीक है, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसे लोग जो कि उन बच्चों की देखभाल करें। मीनवाइल जब उनके पेरेंट्स काम पे जाएं, या फिर कहीं जॉब करने जाएं, या फिर कहीं किसी के यहाँ मिलने जाएं, शॉपिंग करने जाएं, ठीक है। ये है आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे। ये है ऐसे कोट ऑफ द डे, ठीक है। अ फोकस ऑन इंप्रूविंग कंडीशन ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया कैन इमेंसली कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी एलिविएशन। आज का जब आप ओपेड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है तो एथिक्स का, लेकिन आपको आंसर भी उसी में मिल जाएगा। ये है हमारा ऐसे। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि आई बिलीव दैट द राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स आर द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। क्या लाइन कही है, ठीक है। अभी भी अनफिनिश्ड है, एंड अभी भी क्या देखने का इसमें, तो बहुत सारे इसमें फ्रेमवर्क अलग अलग बनेंगे, मज़ा आएगा इसमें आपको लिखने में, ठीक है। लेकिन जो मेरा ओपेड आज का मैं समझाऊंगा, उसको समझने के बाद और अच्छे से डायमेंशंस खुल जाएंगे आपके। आगे चलते हैं। ये कुछ बच्चों ने कुछ कमेंट करके हमें लिखे थे। आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात है? टाइम चेंज हो गई है इस वजह से या क्या?
समरीन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ऐसा क्या रीज़न है। हालांकि आप लोगों का आंसर सही है, इसका ये होगा, इसका आंसर ये होगा, आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं। ओह, निकालो प्रीलिम्स तो बाकी है, ये भी एक अलग इनिशिएटिव है, ठीक है। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग मेरे इस बेल आइकॉन को प्रेस करिए, आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे, क्या चीज़ नहीं आ रही है, क्या चीज़ हमें रिमूव कर रहे हैं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, प्रेस द बेल आइकॉन, ठीक है। सो निकालो प्रीलिम्स से रिलेटेड हमारे कुछ वीडियोस हमने रिलीज़ किए हैं, शूट किए हैं, जैसे कि एक वीडियो है, दूसरा ये वीडियो है, तीसरा ये वीडियो है, और भी एक दो वीडियो है, चार वीडियोस निकल चुके हैं। फ्री इनिशिएटिव है, वेबसाइट पे जाइए सिविल्स डेली के, वहाँ से लॉगिन करिए, डाउनलोड करिए, डेली कुछ ना कुछ वहाँ पे कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलते रहेंगे आपको, जस्ट टू रिवाइज योर प्रीलिम्स 2022, ओके। और ये हमारे स्मैश प्रीलिम्स, स्मैश मेंस के दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं जो अभी करंट रन कर रहे हैं। इसके नए बैचेस फिर से शुरू हो गए हैं, आप प्लीज़ इसको जाइए एनरोल कीजिए नए प्राइसेस के साथ। ऑलराइट, इफ नॉट देन आई वुड से गो हेड एंड एकलव्य का फॉर्म भरिए ताकि आपको 60% स्कॉलरशिप मिले फॉर 2023 गाइज, ओके। चलिए चलते हम आज के आर्टिकल पे, ठीक है। अच्छा आर्टिकल है, मज़ेदार है। सो बेसिकली बात किस बारे में हो रही है, हम ये डिस्कशन करेंगे दो आर्टिकल, एक ये और दूसरा ये, दोनों को हम मिला के करेंगे, ठीक है। इस वाले आर्टिकल में आपको ये बताया है कि क्या चैलेंजेस हैं एक वर्किंग वुमेन के, और खास तौर की कौन सी वर्किंग वुमेन, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर वही होते हैं जिनकी सोशल सिक्योरिटी बहुत कम होती है, सरकार बहुत कम ध्यान देती है, चाइल्ड केयर, मटर्निटी बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं उनको, ठीक है। अपने न्यूट्रिशन की वजह से वो बहुत प्रॉब्लम, बहुत मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, वो डेवलपमेंट, ग्रोथ नहीं हो पाती है। ये है एक पूरा आर्टिकल जो एनालिसिस कर रहा है, बताएगा आपको कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम फोकस करेंगे तो ये जो इनफॉर्मल वुमेन है ये भी अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सकेंगे, जैसे एक वर्किंग वुमेन, एक फॉर्मल सेक्टर की वुमेन अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, ठीक है। दूसरा, ये जो आर्टिकल है ये भी मज़ेदार आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये बताया है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे विमेंस के वर्कफोर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जहां पे सबसे ज़्यादा विमेंस दे आर इनटू दिस वर्कफोर्स, दे आर इनटू दिस जॉब, इनटू दिस फील्ड, जिसकी वजह से अगर हम उस फील्ड में और ज़्यादा फंडिंग पंप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, उसको ग्रो करें, तो साइमल्टेनियसली वो प्लेटफॉर्म बड़ा होगा और वुमेन की पार्टिसिपेशन भी और बड़ी होगी, ठीक है। चलिए तो पीपीटी पे आते हैं, पीपीटी के थ्रू समझते हैं क्या बात हो रही है। सो जाहिर सी बात है आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो इसलिए ये आर्टिकल आया है और मैंने इन आर्टिकल्स को लिया है, ठीक है। आज का थीम क्या है याद रखिएगा, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। सो ये थीम था हमारा। इससे रिलेटेड अब ये देखिए, जीएस पेपर 3 और 2 में भर भर के, मैं तो ये मानता हूं जीएस 1 से भी है हमारी इंडियन सोसाइटी, है ना। चलिए, आर्टिकल कहता है कि लगभग 95% जो इंडिया की वर्किंग वुमेन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब देखिए, ये कूड़ा कचरा ये उठाते हैं, किसी मिल में काम करते हैं, कोई मजदूर है, कोई किसी के यहाँ बर्तन साफ कर रहा है, ये ऐसे लोग हैं जो कि पूरे वर्किंग वुमेन में 95%, मतलब आप सोच के भी हैरान हो सकते हैं, मतलब 95%। और 5% सिर्फ कौन है? फॉर्मल इकोनॉमी, जो आपके हमारे कलीग्स हो सकते हैं, जो कि मान लो एग्ज़ाम देंगे, आगे बढ़ेंगे, किसी कॉर्पोरेट जॉब में, मतलब कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 5% है मात्र। बाकी लोग ये लोग हैं। ये तो ठीक है, जो हमारे घर में मतलब मम्मी लोग हैं जो कि होम मेकर हैं, ठीक है, उसको तो खैर इकोनॉमी में काउंट ही नहीं करते, लेबर फॉर पार्टिसिपेशन में काम ही नहीं, काउंट ही नहीं करते, राइट। सीनियर सिटीजन्स को भी नहीं काउंट करते हैं। सो 95% ऑफ वर्किंग वुमेन क्या हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, वेयर जहां पे दे लैक अफोर्डेबल सर्विसेज एंड मटर्निटी बेनिफिट्स, ठीक है। आज के टाइम पे आप बस ये आंकड़ा कंपेयर कर लीजिएगा कि इन औरतों के बच्चे ये कैसे पालती पोसती हैं वर्सेस उन औरतों के बच्चे, उस घर के बच्चे
जो कि सक्षम है, जो कि फॉर्मल इकोनॉमी में है, जो कॉर्पोरेट जॉब्स में है, ठीक है। बस उसमें कंपैरिजन आप करिएगा, वो दिमाग में रखिएगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल एवरीथिंग, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है, क्या कहता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, क्या रीजन है, ठीक है। सो वुमेन्स आर इनफॉर्मल सेक्टर हु वर्क, कहाँ पे काम करती है, लेबर इंटेंसिव, जहाँ पे श्रमिक अपने शरीर से, बल से श्रमिक काम बहुत ज़्यादा है, श्रमिक काम होने के बावजूद भी लो पेइंग है, ठीक है। हाई प्रिकैरियस जॉब, बहुत रिस्क है, ईटा बालू गिट्टी, मतलब ये कूड़े वाली देखो ये उठा रही है, तो इसको रिस्क है कि नहीं है हेल्थ का। ये अगर अपने बच्चे को जाकर दूध पिलाएगी तो अगर इसको इन्फेक्शन होगा तो इसके बच्चे को भी इन्फेक्शन होगा, है कि नहीं रिस्क, राइट। नो सोशल प्रोटेक्शन, कोई भी ना इंश्योरेंस है, ना जॉब की कोई स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, आज रहे कल निकाल दिए, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक बुलेटिन थी, उसमें यह कहा गया था कि वर्क वुमेन्स इनफॉर्मल वर्क इज सेंट्रल टू द फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, ओके। लेकिन यहां पे ये बात आती है कि वी लिटिल अबाउट नो दैट इनफॉर्मल वर्क अफेक्ट्स मटर्नल, neonatal, child health with lack of children solution being a serious concern, ठीक है। आज की डेट में भारत को ये कहा जाता है ना कि भाई दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और ये भी कहा जाता है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड 25 साल है, मतलब आधी जनता 25 साल से कम की है, यंग है। अब आप ये लगाओ कि 25 साल से कम की जनता है, मतलब जो यंग पॉपुलेशन है, उसमें से कितने बच्चे तो ऐसे होंगे जो इन लोगों के बच्चे होंगे, ठीक है। कोई 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 ऐसे साल के बच्चे होंगे जिनकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई होगी, और वो 22-23 साल तक आते आते कमज़ोर हो गए, अच्छे से नरिशमेंट नहीं हुई है। वो 4 फेज याद है ना आपको, वेस्टिंग, स्टंटिंग और 4 और थे, राइट। तो वेस्टिंग, स्टंटिंग, ओवरवेट, अंडरवेट, ये 4 पैरामीटर्स थे। सो इस वजह से आगे की आने वाली ग्रोथ रुक सकती है, राइट। सो इंडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, मतलब इंडिया ने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया है जो कि वर्ल्ड के कंपेटिटर्स में आता है। जैसे मटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट ले आके भारत ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है। और ये बेसिकली वर्किंग वुमेन्स के लिए है जो कि फॉर्मल इकोनॉमी में काम करती हैं, ठीक है। उनको 26 वीक का दे दिया गया लीव, उसके बाद ये इस्टेब्लिशमेंट, वो सारी फैसिलिटीज़, ठीक है। इनफॉर्मल व्यक्तियों का क्या, ये तो एक अच्छा स्टेप लिया ही था, लेकिन एक मेजर पार्ट को गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया, मे भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। एक और स्टडी क्या कहती है, आईएलओ की स्टडी क्या कहती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो चाइल्ड केयर है ना, चाइल्ड केयर सर्विसेज हैं, उनकी अच्छे तरीके से वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर ये महिला अगर प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, ये महिला अगर जब ये प्रेग्नेंट हो गई है तो ऑफ कोर्स ये काम से हट के जाएगी, काम नहीं कर पाएगी, और जब ये काम नहीं कर पाएगी तो एक छोटा मोटा बर्डन तो इसके ऊपर आएगा ही आएगा, राइट। उसके बाद जब ये इसका बच्चा हो जाएगा, बच्चा होने के कुछ टाइम बाद तक अगेन ये काम नहीं कर पाएगी, लेकिन जब बच्चा इसका ऐसा होगा कि ये काम करने लायक रहे, ये बच्चे को कहीं और रख दे, या फिर बच्चे की हेल्थ अच्छी है ताकि उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो, ताकि फिर ये कमाना शुरू करे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि इन लोगों के, खास करके जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, इन लोगों को हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी चाहिए, जैसे फॉर्मल इकोनॉमी में जैसे सारी चीज़ें व्यवस्था टाइट रहती है उनकी, ठीक है। सो जो स्टडी थी उसमें भी यही पाया गया कि चाइल्ड केयर सर्विसेज फोर्सेस वुमेन वर्कर्स टू लीव द लेबर फोर्स एंड सीजिंग देयर अर्निंग, ओके, इनफैक्ट एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस। और वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड हेल्थ रिस्क उससे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सो इंडिया हैज़ पेड लेस अटेंशन, भारत ने ऑफ कोर्स बहुत कम अटेंशन दिया है चाइल्ड केयर सपोर्ट फॉर इनफॉर्मल वुमेन ऑफ वर्कर, ठीक है। अब यही चीज़ है, 3 तरीके हैं जो इस मुद्दे को रिजॉल्व कर सकती है। क्या? पहली है आईसीडीएस, दूसरी है रिवाइटलाइजिंग नेशनल क्रीशे स्कीम,
और तीसरी है इम्प्रूविंग मटर्निटी बेनिफिट्स। आइए देखते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो जब आप आईसीडीएस का नाम आएगा आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए, ये कब आया था? ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, नेशनल फूड फैमिली हेल्थ सर्वे, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा मुद्दा है, ठीक है। तो आईसीडीएस ये मेरे ख्याल से 2013 में आया हो मैं कंफर्म नहीं हूँ मैं, आप मुझे बताना 2013 में आया था कि 2015 में आया था, ठीक है। बेसिकली आईसीडीएस क्या करता है? आईसीडीएस का एक ये एम था कि जितनी भी आंगनवाड़ी सेंटर्स है ना, उनको मैंडेटरी था, क्या मैंडेटरी था? कि मटर्नल और चाइल्ड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट में, ताकि एक अर्ली एडुकेशन हो, ठीक है, ताकि ये जो वर्कर्स हैं वो लोग फिर आ सकें अपने काम करने पोस्ट बर्थ, ठीक है। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे उनके जब पैदा हो जाते हैं, तो इन आंगनवाड़ी वर्कर्स का काम है कि भाई मटर्नल और चाइल्ड सिक्योरिटी ले आना। अगर आप दिल्ली, महाराष्ट्र, मतलब अगर आप महानगरों में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि आशा की वॉलंटियर्स या फिर आंगनवाड़ी के वॉलंटियर्स वर्कर्स आपके घर में आएंगी। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, मतलब प्रेग्नेंट नहीं, बच्चा अभी रिसेंटली हुआ है, तो उसको ड्रॉप पिलाएंगी, न्यूट्रिशनल सब डेटा वेटा लिखेंगी, ऐसा होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये लोग, इनका ये काम है आंगनवाड़ी सेंटर्स का, ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर में ये वुमेन्स हैं या फॉर्मल सेक्टर में भी हो, ये लोग वापस से अपने काम पे जा सके, मतलब वापस से ये लोग ठीक हो जाएं, ठीक है। ये था, लेकिन इसके दो लिमिटेशन थे। पहला ये कि ये जो है 3 साल तक की एज को केटर नहीं करता है, ठीक है। इट डज नॉट केटर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3, उसके बाद ही ये फैसिलिटी उपलब्ध होगी। सेकंड इसकी लिमिटेशन ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट functions only a few hours a day, making it inconvenient to send and pick up children during work hours or avail take home ration provided by pregnant women, ठीक है। मतलब ये देख सकते हो आप, ये आंगनवाड़ी सेंटर है, यहाँ पे गरीब घर के बच्चे, ये इनके माँ बाप कहीं ना कहीं बाहर जाके काम कर रहे होंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में कोई बर्तन धो रहा होगा, कोई बीड़ी के उसमें काम कर रहा होगा, कोई मजदूर होगा, ईटा पत्थर उठा रहा होगा, बच्चे यहाँ पे आके आंगनवाड़ी सेंटर्स में पढ़ते हैं। अब मसला ये है कि ये आंगनवाड़ी सेंटर बहुत कम आवर्स के लिए वर्क करता है, ठीक है, कम आवर्स के लिए वर्क करता है, इस वजह से थोड़ी सी चुनौतियां हैं। तो जो विमेन हैं वहाँ पे, उनको रेस्ट्रिक्शन, उनको कहीं ना कहीं मेंटली एक दिमाग में रहेगा, अरे मेरा बच्चा अब छूट गया है, उसको ले आना है, उसको ले जाना है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती इन लोगों को इसमें। दैट इज़ वाई इट इज़ सेइंग, इट इज़ बीन सेड दैट इट इज़ इनकन्वीनियंट टू सेंड एंड पिक अप चिल्ड्रन ड्यूरिंग वर्क आवर्स, ठीक है, और अवेल होम राशन प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, हाउस होल्ड विद यंगर चिल्ड्रन। क्या होता था कि अर्ली इनटेक ऑफ चिल्ड्रन आंगनवाड़ी सेंटर्स हैव डुअल बेनिफिट। क्या क्या उसके बेनिफिट थे अगर पहले ही बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में डाल दें? पहला तो ये है कि इट अलाउ मदर टाइम फॉर पेड वर्क, ठीक है, एंड दूसरा कवरेज फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो क्या मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, इट मैंडेट्स दैट एंड एक्नॉलेजेस क्वाइट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन 0 to 6 ग्रुप, ठीक है। अभी भी जो कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो लोग ऑलरेडी इन टाइम कंस्ट्रेंट चीज़ों को एड्रेस कर रही हैं, काम कर रही हैं इस पर। लेकिन अब इससे क्या होता है ना, कब ये जो बेचारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इन पे भी तो बोझ आता है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी फंडिंग चाहिए, यहाँ पे भी एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चरल वर्क का महत्व है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में नहीं है, मामला चल रहा है, अंडर पेड हैं बेचारे, इतने सारे बर्डन्स हैं इनके ऊपर, बहुत सारी इनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा। ओके, सो सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, रिवाइटलाइज द कृषि स्कीम। सो रिवाइटलाइजिंग द कृषि स्कीम, देखो ये इंसेंटिव है, ये प्रोग्राम आया था रिवाइटलाइजिंग द कृषि स्कीम, ये आया था राजीव गांधी के टाइम पे, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इसमें, राजीव गांधी के टाइम में ये स्कीम आई थी, ठीक है। बेसिकली क्या थी, बेसिकली रिवाइटलाइजिंग कृषि स्कीम ये थी कि भाई आपका बच्चा है, चाइल्ड बर्थ हुआ है, ठीक है, आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को
एक ऐसे जगह रख दो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो गया, चाहे वो कोई एनजीओ हो गया, कोई कमेटी हो गई, कहीं पे भी आप उस बच्चे को रखो, चाहे आंगनवाड़ी सेंटर हो गए, और फिर आप जाओ काम करने, काम करके आओ, बच्चे को उठाओ लेके जाओ। जब तक का बच्चा वहाँ रहेगा तब तक बच्चे की पढ़ाई, खाना पीना, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो सपोर्ट था, लेकिन ये फंडिंग के चक्कर में मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये कृषि स्कीम फंडिंग के चक्कर में मामला गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया कि ये जो है वो था कि वर्किंग वुमेन बट हैज सफर्ड डिमिनिश्ड गवर्नमेंट फंडिंग, ठीक है। एन इंक्लूसिव अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू डाइवर्सिफाई वर्किंग साइट, ठीक है, वर्किंग साइट की बात कर रहा हूं मैं, एंड वर्किंग आवर्स एंड ओवरकम इम्प्लीमेंटेशन गैप, ठीक है। रिवाइटलाइजिंग प्रोविजंस में क्या क्या प्रोविजन आएंगे? एक आएगा पब्लिक नेटवर्क में, एक आएगा वर्क प्लेस कृषि। जब हम पब्लिक की बात करें, जो बेनिफिशियल हो सकता है वो ऐसे हो सकता है दैट कैन बी ऑपरेटेड एट वर्क साइट क्लस्टर सच एज नियर इंडस्ट्रियल एरिया, मार्केट। अब जहाँ पे ये लोग लेबर, इनफॉर्मल लेबर झुंड में काम कर रहे होंगे, उसी के आसपास कुछ ऐसी कृषि वर्क प्लेस या सेटअप कर दें कुछ ऐसा, ताकि माएँ अपने बच्चों को वहाँ जाएं, वहाँ पे रखें, बच्चे खेले कूदें, पढ़े लिखें, खाएं पिएं, जो भी करें, माएँ आके यहाँ काम करें, और फिर इंटरवल में या फिर जब भी मतलब थोड़ा सा आधा घंटा 15 मिनट का टाइम मिले, जाके देख आएँ, मिल आएँ, देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छी सेटिंग है, ठीक है। वैसे ही पब्लिक वर्क फोर्स में भी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। कैसे किया जा सकता है कि भाई जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, लेबर नुक्केज वगैरह होते हैं, उन पे किया जा सकता है, ताकि कभी वो ब्रेस्ट फीड करा सकें या फिर कोई इमरजेंसी आ गई वो करा सकें, ठीक है। ये मॉडल ऑलरेडी चल रहा है। क्या नाम है इस मॉडल का? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, मतलब सेवा संगिनी इन सम इंडियन सिटीज़। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? आइए हम ये देख लेते हैं। कुछ राज्य हैं जैसे कि उससे पहले ये देख लो आप, सम बेनिफिट्स में आ जाओ, ठीक है। जैसे कि आजीविका ब्यूरो अहमदाबाद, ये आप देखो, आजीविका ब्यूरो अहमदाबाद और मोबाइल क्रीशेस दिल्ली, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास ये कुछ बिल्डिंग्स में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड एसोसिएशन है, मिल के ऐसा कर रखा है, ठीक है। हर जगह नहीं है, लेकिन इन्होंने भी ये क्या किया है कि द फंड कलेक्टेड अंडर द कंस्ट्रक्शन सेस, जितना भी सेस होगा, फंड जितना भी कलेक्ट होगा, वो इन चीज़ों के डेवलपमेंट में लगेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? हर जगह नहीं है ये, हर जगह हमें सीखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सम बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स क्या हैं इसके? चाइल्ड केयर हैज़ एंड चाइल्ड बर्थ आर फाइनेंशियली स्ट्रेसफुल, ठीक है। चाइल्ड बर्थ भी और चाइल्ड केयर भी, ये उन लोगों के लिए, हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं, थोड़े से स्ट्रेसफुल होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। पैसा रुपये नहीं होगा तो स्ट्रेसफुल तो रहेगा ही ना। न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, एम्पावरमेंट नहीं रहेगी। सो इट मे कंपेल वुमेन टू रिटर्न टू वर्क विद इन अ फ्यू वीक्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। अब जब फ्यू वीक्स ऑफ चाइल्ड बर्थ में जब माँ काम पे वापस जाएगी तो माँ की हेल्थ भी तो नहीं रहेगी अच्छी यार, ठीक है। आप सोचिए, उसको, उसकी भी हेल्थ डिटेरियोरेट होगी, ठीक है। बच्चों की हेल्थ भी डिटेरियोरेट होगी, उससे क्या होगा? अब ग्रोथ नहीं अच्छी हो पाएगी, एंड देन इवेंचुअली दे विल एंड अप सिक, गेटिंग सिक। Women in informal employment did not have maternity benefit until the National Food Security 2013, ठीक है। इसने क्या किया था कि प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर को कैश ट्रांसफर दिया था 6,000 तक का, ठीक है। लेकिन जब एक स्कीम आई, कौन सी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये स्कीम ने लिमिट किया एक ही बच्चे को, और वो भी 5,000 का अमाउंट लिमिट किया, ठीक है। इनफैक्ट आप इस पर स्टडी भी कर सकते हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जहाँ से ICDS निकला था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम निकाला था, ठीक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आया। इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो, इसके बारे में आप निकाल सकते हो कि क्या थी ये स्कीम डिटेल में, ठीक है। अभी हम ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे राज्य थे दोस्तों, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ ऐसे राज्य थे जिन्होंने ये इनफॉर्मल सेक्टर के चाइल्ड केयर को और चाइल्ड बर्थ के गैप को कम करने की कोशिश की, ठीक है। जहाँ पे तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो 18,000 का कैश इंसेंटिव, कैश रिबेट प्रोवाइड करता है टू बर्थ से लेके, ठीक है। सो ऐसे ऐसे कुछ स्कीम्स हैं जो कि हमें आप मेंशन कर सकते हो अपने डिटेल में। सी, यहाँ पे मुद्दा आता है राइट टू फूड का। जब हम राइट टू फूड की बात करते हैं दोस्तों, ये एक आर्टिकल 21 था ना, राइट टू लाइफ, ठीक है। तो ज़िंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। अब रोटी तो ज़रूरी है ना, रोटी, बिना रोटी के तो क्या ही। सो राइट टू फूड,
क्या डिमांड करता है? राइट टू फूड डिमांड करता है हमारा यूनिवर्सल एंड अनकंडीशनल मटर्निटी एंटाइटलमेंट ऑफ एटलीस्ट 6th मंथ, ठीक है? 6th मंथ की एंटाइटलमेंट वो मांगता ही मांगता है, और ये कहता है कि भाई जो प्रेग्नेंट विमेन है उनको एटलीस्ट, जो लैक्टेटिंग मदर है, 6 महीने तक तो उनको वेजेस दो ही आप, ठीक है? और दूसरा, जो कैश ट्रांसफर जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है? दोनों तरीके से इनसफिशिएंट है, चाहे वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेंचमार्क को करे, ठीक है? तो इन दोनों के वेजेस को थोड़ा सा बढ़ाएं, ठीक है? आप तो यूनियन गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है, पैसा रुपये थोड़ा सा और निकालो यार, आने इनके बच्चे आगे जाके भारत का ही तो नाम रोशन करेंगे, ठीक है? अच्छी परवरिश होगी, अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे तभी तो। The compensation, which is lower than the wages income, is inadequate in postponing the mother return to work. ये पूरा का पूरा मामला मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? इसको आप देख लेना, ठीक है? तो कहता क्या है पूरा आर्टिकल? यही कहता है कि भाई द लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी चाइल्ड केयर एंड मटर्निटी बेनिफिट, इन चीज़ों के लैक से क्या होगा? बर्डन इंक्रीज होगा इनफॉर्मल वुमेन वर्कर पे, और एग्रीवेटिंग जेंडर एंड क्लास इनइक्वालिटीज़, इस वजह से ये होगी चीज़ें। देयरफॉर ये बहुत 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 ज़रूरी है कि हम एक अफोर्डेबल, एक क्वालिटी चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करें, ठीक है? एज एन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड बेनिफिट, एज अ पब्लिक गुड। फ्री में मत दो आप इनको फ्री में मत दो भाई, आप इनको एम्पावर करो, ठीक है? एम्पावर करो आप इनको। दूसरा जो आर्टिकल है हमारा वो अच्छा आर्टिकल है, मज़ेदार है। इसमें यह कहता है कि कुछ ऐसे पोटेंशियल एरियाज हैं दोस्तों जहां पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत है, ठीक है? आप आंख बंद करके अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत है। कहाँ है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन? देखो, हेल्थ केयर में है, ठीक है? उसके बाद फिर और कहाँ पे? पर्सनल केयर में है, ठीक है? इसके बाद फिर और कहीं कहीं टेलीकॉलिंग में भी है, बहुत ज़्यादा है, बैंक्स में है, राइट? तो कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे विमेंस का पार्टिसिपेशन, उनका पार्टिसिपेशन होने से उस बिजनेस की, उस ग्रुप की पोटेंशियल और बढ़ रही है। सो व्हाई नॉट द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू, व्हाई नॉट द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द फंडिंग आउट ऑफ इट, ठीक है? तो उसको बढ़ाना है और बड़ा करना है। इसीलिए जैसे कि लार्ज स्केल में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो डिजिटल और स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज हैं, वो बेसिकली एक पर्सनल केयर का टच देना चाहती हैं, ठीक है? सो चाहे वो सिक एल्डरली चिल्ड्रन, सबके लिए एक बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की डोर खोल दी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की डोर खोल दी है जितनी भी टेक कंपनीज हैं। आजकल तो टाइम ये है कि अब स्किल की ज़रूरत है, आपके पास डिग्री विग्री हो चाहे नहीं, बस आपको आना चाहिए, आप सक्षम हो, आप शौर्य हैं आपका, बस पहुंचिए, आप काम मिल जाएगा आपको, ठीक है? सो दोज एंगेजिंग विथ हेल्थ केयर एंड पर्सनल केयर हैज ऑलवेज बीन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है? पैंडेमिक में हमने देखा कि विमेंस का वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन कितना था, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सेस थे, चाहे वो किसी भी हेल्थ के फील्ड में वो वर्कर्स थे, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था विमेन का। इनफैक्ट जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो प्रेशर ग्रुप के लोग हैं, उसमें विमेंस का पार्टिसिपेशन, साउथ में कुटुम्बश्री नाम की एक मॉडल चलता है, वहाँ देखिए दोस्तों, ठीक है? देयरफॉर वी नीड अ कंसंट्रेटेड एफर्ट एंड टारगेट स्ट्रैटेजी, ठीक है? इन चीज़ों को हमें एड्रेस करने के लिए क्या क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, एजुकेशन, स्किल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी आना चाहिए, उनको मोबाइल ऑपरेट करना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बस इतना चाहिए, एंड दे विल बी इक्विप्ड, दे विल बी एम्पावर्ड, ठीक है? जब पार्टिसिपेशन है विमेन का, वो ये कहा गया है कि द वर्कफोर्स इन इंडिया हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 32%, ठीक है? 32% ड्रॉप हुआ है 2019 से, ओके? इंडियाज फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, इंडियाज फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन दोस्तों, ब्रिक्स नेशन जो है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें सबसे कम है। इनफैक्ट इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो आपके श्रीलंका से, बांग्लादेश से भी कम है, ठीक है? सो हमारे पास ऑप्शन भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, हम कर सकते हैं अच्छा आगे। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड 2020 के हिसाब से 29% है, और ये लगा लीजिए कि विमेन की पॉपुलेशन भी उसी के साथ है। ये कहाँ गया आर्टिकल मेरा?
ओके, 1 सेकेंड गाइज. ठीक है, सो 1 सेकेंड. ओके, नाउ कुछ कंट्रीज हैं जो कि इंडिया को टक्कर दे सकती हैं. कौन कौन सी कंट्रीज हैं इस मामले में? चाइना, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरियन आर एग्जाम्पल कि भाई अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को उन्होंने कितने अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है. फास्ट पेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है. क्या भारत कर पाएगा? भारत को अगर अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से इस्तेमाल करना है, विमेन का पार्टिसिपेशन, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, वो बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन विमेन एस्टिमेट्स मेक अप सिग्निफिकेंट proportion of health care and worker. 80% ऑफ दे आर नर्सेज एंड मिडवाइफ्स. ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग विमेन जो है एडुकेशन सेक्टर में हैं, खास करके इंडिया में प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर में है. ठीक है, बहुत सारे लोग अदर पर्सनल केयर और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में हैं. ठीक है, लेकिन हमें जो फॉर्मल इकोनॉमी है, जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, उनको शिफ्ट करके हमें फॉर्मल में ले आना पड़ेगा. ठीक है, not only would greater investment in better health and care facility will improve the well-being of India's people, बल्कि जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है, जो एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट था, उसने ये सजेस्ट किया था कि सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं इम्प्रूव होगी, बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आएगी भारत के पास. ठीक है, की फाइंडिंग इन एशिया एंड पैसिफिक इंडिकेट्स दैट इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन केयर इकोनॉमी हैज पोटेंशियल टू जनरेट एटलीस्ट 69 मिलियन जॉब्स इन इंडिया बाय 2030. ये आंकड़े देखने चाहिए और ये ऐसे ही इन्वेस्टमेंट लोगों को करनी चाहिए ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी और बूस्ट होगी. ठीक है, सो बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट सही जगह पे की जाए, जैसे पिछले आर्टिकल में हमने क्या बात की, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए? चाइल्ड केयर से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, मटर्निटी हेल्थ केयर से रिलेटेड. इन मामलों में अगर भारत इन्वेस्ट करता है, सो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉरिडोर. ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर हो गया, यहाँ पे सेटअप करना बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए. ठीक है, सो जैसे प्लेटफॉर्म्स जॉब हो गए जो कि लो एंट्री हैं और जो कि बहुत सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पैसा रुपये नहीं देता है, और स्किल के बेसिस पे काम नहीं होता है, शरीर के बेसिस पे काम होता है. सो बेसिकली उस ILO के सर्वे के हिसाब से ये कि भाई जो लोग भी कोविड टाइम पे ऐसी सिचुएशन आई है कि अब तो ऐसी सिचुएशन आई है कि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वुमेन्स के लिए एक नया टोटल एंगल खुल गया है. दे कैन ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम एंड लुक आफ्टर देयर फैमिली इन केस दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड, इन केस जो भी अभी अपनी फैमिली से लड़ नहीं पाए हैं, बाहर जाने का जॉब नहीं कर पा रहे हैं. सो देयर आर नाउ एन ऑप्शन दैट वो कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, घर बैठे जॉब कर सकते हैं. ठीक है, क्या क्या चाहिए? पॉलिसीज एंड मेजर, 4 चीज़ें. पहली, विमेन्स एंड गर्ल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, शिक्षा बहुत ज़रूरी है. बिना शिक्षा के आप कोलू का बैल हैं, बैल मतलब बैल. ठीक है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सब्सिडी के थ्रू मिले, गवर्नमेंट करवाए, आप पढ़वाइए, आप NGO करवाइए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है. कोशिश करिए कि आप किसी को हेल्प करें, एडुकेट करें, बुक डोनेट करें, पढ़ना सिखाएं, पढ़ाना सीखें. ठीक है, दूसरी, इनेबलिंग वुमेन टू एक्वायर बोथ फिजिकल एसेट, ठीक है, एंड एम्प्लॉयबल स्किल विच इज़ क्रूशियल फॉर देम टू टेक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, एमर्जिंग सेक्टर में, चाहे वो गिग प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कोई भी सच प्रोडक्शन लिंक प्लेटफॉर्म हो. ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग को, ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग, आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को, वुमेन को ये बता सकते हैं कि आप ये सब स्किल सीख सकते हैं ऑनलाइन, ये समझ सकते हैं. ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात आती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कि यूनियन और स्टेट मिलके इसको कम करना चाहिए. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंडिया में हो, अपवर्ड डायरेक्शन में किसी और चीज़ की ग्रोथ हो. डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब कि साउथ इंडिया में ये सारे पार्टिसिपेशन, इसका एग्जाम्पल देखने को मिले. हमें और भी एग्जाम्पल्स देखने हैं नॉर्थ इंडिया से, हमें एग्जाम्पल देखने हैं नॉर्थ ईस्ट से देखने हैं. ठीक है, सो ज़रूरी क्या है? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, पॉलिसीज, स्कीम, स्किल ट्रेनिंग. ठीक है, प्राइवेट, कॉर्पोरेट, इंडस्ट्री एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी का पूरा मिलन, ये ज़रूरी है. ठीक है, पूरा का पूरा मामला किस पे होना चाहिए भाई? जेंडर इक्वालिटी का जो मुद्दा है वो होना चाहिए. ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ पुरुष को ही नहीं हक है, हक दोनों को है। आज के टाइम पे पुरुष महिला का भी हक लेके बैठे हैं, इसलिए महिला को महिला का हक मिले और पुरुष को पुरुष का हक मिले, यही होता है फेमिनाइजेशन का कंसेप्ट। समझ में आई बात? तो ये हो गया मुद्दा कंप्लीट। मेंस का क्वेश्चन है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, 2 क्वेश्चन है, इसको आप खटाखट देखिए और बताइए पॉज करके क्या समझ में आया आपको, पूरा डिटेल में एनालिसिस करके फ्रेमवर्क बता दीजिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू राइट द एंटायर फुल लेंथ आंसर, जस्ट राइट something which you have understood from this article. All right, dosto. So once again, thank you so much for watching this editorial analysis, and I shall see you in my next open analysis. Tab tak hit the bell icon, subscribe to our channel, and share as much as possible. Okay? एक लव का फॉर्म ज़रूर भरना है, ठीक? कल मैं कुछ एक नई और चीज़ बताऊंगा जहाँ पे मैंने आपसे वादा किया था कि हम डिस्कशन क्रिएट करेंगे, जहाँ पे आपस में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चंस हैं क्या नहीं है। सो आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट डिस्कशन ग्रुप वेयर इन, वहाँ पे हम डेली मुलाकात करेंगे और PDF शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, क्वेश्चन शेयर करेंगे एंड बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। मिलते हैं हम कल के एनालिसिस में। जय हिंद।